नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रे करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो और आप प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। 15 नवंबर 24 का जो पेपर था एच पी टेट JBT कमीशन का, उसके 15 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको 16 नंबर, जो टेस्ट था रुशार के बारे में। वो पूछा गया था कि क्या वर्बल है, नॉन वर्बल है, या कौन कौन से मोटिव्स उसमें से पूछे जा रहे हैं। सो उम्मीद है कि आपने इसमें आंसर किया होगा और चेक भी किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमने आपको बताया भी, पोस्ट भी हम आपके लिए करते रहते हैं। सेम ही क्वेश्चन, दैट इज द अनकॉन्शियस मोटिव्स, अचेतन अभिप्रेरकों का जो स्याही धब्बा परीक्षण है उसका आंकलन करता है रुशार्क का जो टेस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, जो वर्बल टेस्ट हैं हमारे, वर्बल हैं, नॉन वर्बल हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको ये वीडियो अंत तक क्यों देखनी है, क्योंकि मैंने आज ही आपके लिए अपलोड किया है इसका पहला वाला पार्ट। वो कौन सा कि PYQ को हमें क्यों देखना है, यही हमारे को जो सक्सेस है वो अनलॉक करके देगी, यही हमारे लिए सफलता की कुंजी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन आपके पास ही होगा उम्मीद करते हैं, और सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे 17 से लेके 30 तक। सिगमंड फ्रूड के अनुसार अहम आधारित क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्रूड, ईगो इज ऑन। जैसे ID प्रिंसिपल है, ईगो है, सुपर ईगो है। मान लो सोशल प्रिंसिपल है जी, रियलिटी प्रिंसिपल यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, प्लेजर प्रिंसिपल है। लेकिन जो ईगो होगा, क्योंकि ID तो इसको कहेगी कि मेरे हिसाब से कर, लेकिन ये कुछ हो सकता है कि मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से करे। लेकिन जो ईगो वाली पर्सनैलिटी है वो हमेशा रियलिटी प्रिंसिपल को ही फॉलो करते, जो रियल में होगा, यथार्थ के सिद्धांत पर क्या होगा, काम होगा। इसमें वो ईगो नहीं है जो हम बात करते हैं काफ़ी इगोइस्टिक है, घमंड है, वो नहीं, रियलिटी की बात कर रहा है। जैसे आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा कि एक हमारे शोल्डर पे रेड वाला एक भूत बैठा है, एक वाइट वाला एंजल पर्सनैलिटी थी, वो कहता था नहीं ऐसे करो, वाइट वाला कहता था ऐसे करो, वो दोनों में कंफ्यूज है। वो कहता जो मेरे को सामने नज़र आएगा मैं वही करूँगा। हाँ जी, 18th की तरफ चल रहे हैं। आर्मी बीटा परीक्षण एक कौन से प्रकार का प्रशिक्षण है? आर्मी बीटा जो है वर्बल है, नॉन वर्बल है, परफॉर्मेंस है, या ऑल ऑफ दी अबव है? हाँ जी फ्रेंड्स, आर्मी बीटा जो टेस्ट था वो हमारे लिए मौखिक है, अमौखिक है, निष्पादन प्रशिक्षण, या उपरोक्त सभी हैं? आपको जानकर ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन भी ऑन एंड ऑफ है। कभी कभार पूछ लिया जाता है, कभी कभार नहीं पूछ लिया जाता। लेकिन अगर आपने हमारा पहला प्रीवियस सीरीज देखा है, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में CDP का लेवल का डिफरेंस होता है, हरियाणा का जो टीचिंग एग्ज़ाम था उसमें ये काफ़ी बार पूछा गया। आर्मी जो बीटा टेस्ट है, ये आर्मी उन सब के लिए टेस्ट करवाती थी जिनके पास इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे। ये बात प्लीज़ जरूर याद रखिएगा। सो जो ये टेस्ट है नॉन वर्बल टेस्ट है। बाकी मान लो कोई बैटरी टेस्ट था या अदर टाइप ऑफ टेस्ट हैं वो वर्बल में आते हैं। ये इंग्लिश के रिगार्डिंग सोल्जर्स का टेस्ट लिया जाता था, दैट इज़ दी अमौखिक नॉन वर्बल टेस्ट। मीन्स हम कह देते हैं कि जिनके पास वर्बल स्किल्स नहीं है। सो यही मैं बात करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बालक की काल क्रमायिक आयु 16 है, मानसिक आयु 12 है, बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल शॉर्टकट बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं मेंबर काउंसलर MC इंटू 100, सीधा सा। क्योंकि पहले हम कहेंगे मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दिक्कत है। बस इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, मेंटल एज यहाँ पर हमें दी हुई है 12 डिवाइड बाय हमारे पास दिया हुआ है 16, देन इट इज़ 100। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 इंटू 1, देन देर इज़ 25। सो जो इन्होंने टिक किया है हमारे पास क्या 75। ये भी मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। CTET में अगर आपने एग्ज़ाम दिया वहाँ पर भी रिपीटेड है। बहुत सारे एग्ज़ाम में, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं इंडिया का कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, वहाँ पर ये पूछा जाएगा। बट फिर भी हम आपको स्टेट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सो दैट आपको अपने एरिया वाइज भी मालूम चले।
भंडारण एक कौन सी प्रक्रिया है? स्टोरेज किन चीज़ों के बारे में है? स्टोरेज का प्रोसेस हमें क्या कहता है? जैसे हम कह रहे हैं एक गोदरेज का लॉकर है, आप उसमें पॉजिटिव चीज़ें रखना चाहेंगे या नेगेटिव? अब आपको सर पॉजिटिव में वही पेपर्स, गोल्ड, जो हम साम संभाल के रखें, नेगेटिव चीज़ें नहीं रखेंगे। यानी कि जो हमारा ब्रेन है, हम उसको फोकस करवाते हैं कि अच्छी चीज़ें हमारी मेमोरी में होनी चाहिए, स्मृति में। अगर अच्छी चीज़ें होंगी, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, हमारा जो प्रेफरेंस होगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही आकर्षित करेगा और हमारे लिए जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसका आंसर क्या था जी? स्मृति। वृद्धि का संबंध किससे होता है? जैसे ग्रोथ है, हमने ये चैनल पर पढ़ाया भी हुआ है, जुलाई की क्लासेस देख सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे हम कहते हैं कि जीन पैजेट का जो क्वेश्चन है वो आना ही आना है, वैसे ही जीन पैजेट के साथ ये डेवलपमेंट और ग्रोथ भी पूछा जाता है कि क्वांटिटी है, क्वालिटी है, हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। जिन्होंने 2-4 बार एग्ज़ाम दे दिया है इसका, उनको भी इस बात का इल्म होगा कि हाँ जी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ग्रोथ होगी वो मात्रा वाइज हम कंसिडर करेंगे हमेशा, क्वांटिटी वाइज, या फिर कई बार हम इसको क्वांटिटेटिव भी कह देते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई। जैसे हम कह रहे हैं हाइट कितनी बढ़ी जी, ठीक है जी, लेंथ वाइज क्या रहा, बाकी चीज़ें क्वालिटी वाइज चेंजेस होंगी। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम बात करें। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है 22। ये थोड़ा सा इसमें पेज में खराबी थी जो हमने डाउनलोड किया है, बाकी ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक दीज आर दी, जो मतलब अगर ट्रायल बढ़ेगा तो एरर का क्या होगा? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार संख्या अगर बढ़ाई जाएगी प्रयासों की तो क्या होगा? इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था, हमें ये बात मालूम है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। कैट के ऊपर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का भी सिद्धांत इन्होंने दिया। सारे लर्निंग के लॉज थे, पहले हमने पढ़ा भी। लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में बताया गया। जिन्होंने वर्ड ये पहली बार सुने हैं प्लीज़ ध्यान से लिख लीजिएगा। इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया, रेडीनेस के बारे में इन्होंने बताया, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताया। ये क्या, जितना प्रयास करोगे उतने एरर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। अगर आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे, जितने ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आप उतनी गलती वहाँ पर कम करेंगे। यही आपके कामयाबी का राज है। और अच्छी बात है, जहाँ से भी पढ़िए, यहाँ से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, बस सब जगह से पढ़िए और क्वेश्चन करिए, बस सिलेक्शन पक्का है। हाँ जी, स्पैन ऑफ अटेंशन क्या है? जैसे हम कह रहे हैं कई बार सब लोग क्या कहते हैं जी, मेरे को अटेंशन चाहिए, सीमित है, असीमित है, संख्या है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो स्पैन ऑफ अटेंशन होता है वो किसी समय के लिए लिमिटेड होता है, हमें बार बार उन चीज़ों के लिए कहना नहीं पड़ता। आप हमारी कोई भी वीडियो देखें, हमने वहाँ पर किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आज तक कहा ही नहीं है। कभी कभार किसी में कुछ कह दिया होगा पढ़ाते पढ़ाते। अदरवाइज जिसको ये बात समझ आ गई कि स्टडी अच्छी करवाई है वो सब्सक्राइब भी कर लेगा और उसको पता होगा, वो नए कंसेप्ट के लिए वेट भी कर रहा होगा। अगर आपने पढ़ाया अच्छा, उसको लाइकेबिलिटी होगी, वो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब भी कर देगा। कितनी बार आप उसको कहोगे? सो दैट इज़ ऑल्सो दी स्पैन ऑफ अटेंशन। अगर आपने अच्छा पढ़ा दिया तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए टेंशन पता चल जाएगी और ये वो पढ़ना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट? इन्होंने बिल्कुल ही गलत आंसर दिया। मैस्लो का तो नीड हायरार्की थ्योरी था। हमने कहा है कि जितने भी फादर्स हैं प्लीज़ आप उसको याद करिए। जैसे इवान पेवलोव हैं, इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है जी। जो हल वाला थ्योरी था, इन्होंने रिडक्शन ड्राइव थ्योरी दिया, रिडक्शन ड्राइव थ्योरी। और थॉर्नडाइक का ही अभी हमने क्वेश्चन किया है कि जिन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ कॉज, लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में इन्होंने हमें बताया। यहाँ तक 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी बचे हमारे 6 क्वेश्चन, उनकी तरफ जा रहे हैं। जो 25 नंबर क्वेश्चन हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट तो होना ही होना है। अब सबसे पहला जो टेस्ट बनाया था वो अल्फ्रेड बायनेट ने बनाया था 1905 में, उसके बाद बदल के इसको स्टैनफोर्ड बायनेट इंटेलिजेंस टेस्ट कर दिया। और ये पूछ रहे हैं कि किस चीज़ का मापन करेगा, क्या बताएगा? फिजिकल बिल्कुल नहीं है, सोशल भी नहीं है, एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो ज्ञानात्मक की बात करेगा।
कॉग्निशन वाइज आप कितने मजबूत है। और हमने आपको बताया भी था कि वो 90 to 110 एवरेज है। ये स्केल आप याद करिएगा, ये इसी टेस्ट के स्वरूप आता है और ये वाला फॉर्मूला भी। तो देखो इसी के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आ गए, जिसमें 4 क्वेश्चन आ गए। तो अगर आप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी एग्जाम क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगर, थर्स्ट एंड ऑक्सीजन आर दी टाइप्स ऑफ मोटिव्स। कौन से अभिप्रेरक हैं? जैसे हम कह रहे हैं अंदरूनी हैं, बाहरी हैं, इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेटर हैं या एक्सट्रिंसिक हैं। इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। या फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल। अब जैसे थकावट हो गई, अब ये 2 तरह की थकावट हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी है और ये भी हो सकता है कि फिजिकल थकावट हो जी, कि आपने बहुत सारा काम किया, थकावट हो गई पढ़ते पढ़ते, घर की सफाई करते और भी बहुत सारे काम करते हुए। लेकिन साइकोलॉजी वाइज नहीं होना चाहिए, जिसको हम मेंटली टायर्डनेस भी बोल देते हैं कि यार मेंटल टायर्ड हो गया बंदा। सो यहाँ पर इसका देखिए, क्या भूख फिजिकली है, थर्स्ट है, सोशल भी नहीं है, इमोशन का भी कोई काम नहीं है, साइकी भी कोई काम नहीं है। सो हमारा ये जैविक प्रोसेस हो गया, भूख लगना, प्यास और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमें मालूम ही है, रेस्पिरेशन एंड ऑल, ये सब चीज़ें हम उसमें कर रहे हैं। सो पता चल गया। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लिख लीजिए। और जो यहाँ क्वेश्चन आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम 15-15 मिनट का सीरीज बना रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को रिवाइज करें और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उसको आप कॉपी पे एक साइड लिख लें कि ये तो मेरे को आते हैं और मेरे क्वेश्चन ठीक थे, और उसके बाद जो वीक थे उसको आप बाद में क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोल गिल्गन का संबंध किस सिद्धांत से है? गिल्गन का किसके साथ संबंध माना गया है? तो करेक्टर की बात इन्होंने नहीं करी, सोशल की बात भी नहीं कही, फिजिकल भी, तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की बात करी। अगर और थ्योरी होती यहाँ पे तो हम किसकी बात करते, हम कोलबर्ग की बात करते कि उन्होंने भी मॉरल के रिगार्डिंग बताया। लेकिन उसमें क्रिटिक्स, इन्होंने क्रिटिक्स दिया था गिल्गन ने उनके बारे में कि आपने जेंडर बायस के ऊपर ये थ्योरी दे दिया कि मैन वर्सेस वुमेन कर दिया। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किसने किया और क्या उसमें रीज़न दिया, तो गिल्गन भाई साहब ने ही रीज़न दिया था। रेस्ट आप हमारे नोट्स में से रिवाइज कर लीजिएगा या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक मिडिल चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, ठीक हो गया जी, उसमें इन्फेंसी हो गया, एडोलसेंस हो गया, ये स्टेजेस आनी ही आनी है। बाल्यकाल जीवन के किस साल को कहा जाता है? विच पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज चाइल्डहुड? तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर है 2 से 12 है। जैसे प्याजेट का बर्थ से लेके 2 है, 2 से 7 है, 7 से 12 है, 12 प्लस है। इस तरीके से कि सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, ये सारी स्टेजेस हमें क्या करी जाती हैं, पूछी जाते हैं। तो डेट वाइज आप इसको याद रखिएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी जैसे क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डिसेबल वर्ड है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल वर्ड है किसने दिया, तो अपने आप से आप सवाल करेंगे कि सैमुअल कर्क ने दिया, KIRK, सैमुअल कर्क। सो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑटिज्म क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्प्लेक्सिया क्या है, इन बातों को टिप्स पे करना है। और PDF वाइज हम हैंड रिटन नोट्स ही देते हैं बच्चों को, तो वह हैंड रिटन नोट्स को असेस प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में, अगर स्वाइप अप कर चुके हैं सो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। STM से क्या तात्पर्य है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें 2 क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं कि इम्प्लिसिट मेमोरी है या फिर क्या है, एक्सप्लिसिट मेमोरी है, कि किसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, किसके लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, कौन सी एपिसोडिक मेमोरी है, कौन सी नॉन एपिसोडिक मेमोरी है। इस बात को यूँ याद रखिएगा। और ये वर्ड जैसे स्कीमा किसने दिया था, जीन प्याजे ने दिया था, तो ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड है संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अकमोडेशन है, असिमिलेशन है, सेंट्रेशन है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। देखो जितने वर्ड्स की मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने देखो दिया हुआ, अगर जीन प्याजेट पूछा गया है तो आप ये समझिए कि इन वर्ड्स का भी उतना ही महत्व है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हम जो स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं। जीन प्याजे ने ज्ञानात्मक विकास को किन अवस्थाओं में बांटा है? कौन से? अभी मैंने आपके सामने ही लिखा है, 4 स्टेजेस के अंदर इन्होंने बांटा। और इसके रिगार्डिंग हम आपको शॉर्ट्स भी पढ़ा चुके हैं। इसके रिगार्डिंग
हमने क्वेश्चन भी डाल दिए हैं इन टर्म्स ऑफ द पोस्ट। जो भी हम कंटेंट डालते हैं 99% आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। अगर 1% एक्स्ट्रा शॉर्ट भी डाला है वो जियो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग डालते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी और आपके 30 क्वेश्चन का जो लिस्ट है 2024 का जो लिस्ट है 15 नवंबर 2024 का पूरा पेपर हम 30 क्वेश्चंस का डिस्कस कर चुके हैं। आप हमें फीडबैक देकर या कमेंट देकर बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपने सीख ली, और कोई चीज़ अगर आपने इम्प्रूव करनी है उसके रिगार्डिंग भी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए और हम इसी तरीके से आपको 2017 से लेके 2024 तक सारे एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको सिलेक्शन तक ज़रूर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपने माता पिता का ख्याल ज़रूर रखें, अपना भी, और शाम होने वाली है और जन्माष्टमी के उत्सव में भी भाग लें। धन्यवाद।